Good morning, students. Our today's topic is nutrition in human beings. Yes, in this part we will discuss about the entire function performed by human being in order to obtain their nutrition. इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन बीइंग्स आर होलोजोइक omnivorous in nutrition and have a well developed digestive system for it. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स कैसा न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है. होलोजोइक ओमनिवोरस. होलोजोइक मतलब ये हम लोग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट में पढ़ा था. होलोजोइक क्या होता है ना. और ओमनिवोरस. ओमनिवोरस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच कैन टेक फूड एज इन द फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बोथ. जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को अपने फूड के रूप में ले सकता है उसको हम लोग ओमनिवोरस बोलते हैं. तो नो डाउट ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोरस. ह्यूमन बीइंग्स क्या है, एक ओमनिवोरस है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो दोनों चीज़ को एज ए फूड टेक कर सकता है, एज अ फूड प्लांट पार्ट्स को भी या फिर एनिमल्स को भी. दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग इज एन ओमनिवोरस. तो सबसे पहला ये क्लियर हो गया होलोजोइक क्या है, ओमनिवोरस क्या है. इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था. तो हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई किए ह्यूमन बीइंग्स जो है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है. नेक्स्ट, एंड हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर इट. एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन बीइंग्स इज अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन बीइंग क्या है, एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है ना. एक मल्टीसेलुलर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है. इसके पास हर चीज हर सिस्टम को करने के लिए एक अलग अलग सिस्टम ऑलरेडी वेल डेवलप्ड होता है. तो इसके पास भी न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. नाउ we will discuss about the digestive system. What is digestive system? First of all, we will see its definition. It is a group of organs and associated digestive glands that take part in ingestion of food, its crushing, digestion, absorption and digestion. This one is the complete definition of digestive system. इसको वन बाय वन ध्यान से समझेंगे. ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, बहुत सारा ऑर्गन्स का ग्रुप, और बहुत सारा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग फर्दर अभी देखेंगे कि बहुत सारा ग्लैंड्स होता है. मीन्स बहुत सारा ऑर्गन्स, बहुत सारा ग्लैंड्स जो कि किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, इन इंजेशन ऑफ फूड. फूड को इंजेस्ट करने में, उसको क्रश करने में, फिर डाइजेस्ट करने में, फिर उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एब्जॉर्ब करने में, एंड फाइनली जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स है उसको इजेस्ट करने में, मतलब बॉडी से थ्रू आउट बाहर कर देना, बाहर फेंक देना. तो इन सारे प्रोसेस में जो जो ऑर्गन्स और जो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. क्लियर है डेफिनेशन, इसको नोट्स करेंगे. ये कंप्लीट डेफिनेशन है. नाउ व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट इज ए ट्यूबुलर पैसेज ऑफ लेंथ अबाउट 9 मीटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. यस, ये क्या है, एक ट्यूबुलर पैसेज. ट्यूबुलर पैसेज क्या होता है, ट्यूब लाइक पैसेज. ट्यूब जैसे कि हम लोग ये पेन को भी एज ए ट्यूब बोल सकते हैं. पेन भी क्या है, एज ए ट्यूब है, हॉलो होता है, बीच में गैप होता है कुछ आने जाने के लिए. तो एक उस तरह का ट्यूबुलर पैसेज है जिसका लेंथ अबाउट 9 मीटर इन लॉन्ग होता है. और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. माउथ टू एनस. माउथ क्या है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसके थ्रू फूड को इंजेस्ट किया जाता है, फूड को इनसाइड द बॉडी ले आ जाता है, उसको हम लोग माउथ बोलते हैं. एंड द एंड पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज एनस, थ्रू विच द अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी. जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड पार्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उस पार्ट को हम लोग एनस बोलते हैं. मीन्स माउथ टू एनस. ये पूरे कैनाल को हम लोग कौन से नाम से जानेंगे, एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, इसमें एक इसी से लगा हुआ एक पॉइंट है. इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ये कैसा ट्यूबुलर पैसेज है और कहाँ से कहाँ तक होता है, एक हॉलो ट्यूबुलर पैसेज है जो माउथ टू एनस होता है. मतलब हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ये सब इसी एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं. तो इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ होता है, बकल कैविटी होता है, ओइसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस. ये सारा कुछ किसमें आता है, इंक्लूडिंग, मतलब इसको इंक्लूडिंग इन वन वे, वन फॉर्म में इसको बोल सकते हैं. ये सब कुछ एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आता है. ठीक है,
नाउ वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इस एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट टू लास्ट पार्ट को. सो आवर फर्स्ट पार्ट इज माउथ. एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज माउथ. माउथ क्या है सब लोग जानते हैं. इट इज द बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बिगनिंग है, मतलब हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फर्स्ट ऑर्गन है. दैट इज आवर माउथ विच इज बाउंडेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल एंड सेंसिटिव लिप्स. यस, दिस वन इज द करेक्ट वे टू डिफाइन माउथ. ये माउथ को डिफाइन करने का करेक्ट वे है. माउथ क्या है इसके बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन हाउ टू राइट दिस वन इज द मैटर. किससे लिखा जाए इसको, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे. इट इज द बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बिगनिंग पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट है, जो किस चीज से घिरा हुआ होता है. बाउंडेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल एंड सेंसिटिव लिप्स. लिप्स के बारे में बताया जाता है. ये तीन प्रॉपर्टी है लिप्स का. क्या होता है, दो लिप्स से घिरा होता है, ऊपर एंड नीचे, है ना. तो ये लिप्स कैसा होता है, सॉफ्ट. यस, हम लोग सब जानते हैं लिप्स कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मूवेबल होता है, इसको हम लोग मूव भी करा सकते हैं. एंड ऑल्सो सेंसिटिव. ये सेंसिटिव भी होता है, मीन्स हॉटनेस या कोल्डनेस का फीलिंग हम लोग कर सकते हैं थ्रू आवर लिप्स. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ. माउथ को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे. माउथ इज द बिगनिंग पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल which is bounded by two soft, movable and sensitive lips. Yes, this one is clear. Now next, बकल कैविटी. वन बाय वन सबको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले बताए थे माउथ, ये माउथ को डिस्कस किए. देन आफ्टर बकल कैविटी, इसके बाद फिर आगे डिस्कशन करेंगे. सो सेकंड वन इज बकल कैविटी, या फिर इसको हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं. It extends from mouth to pharynx and consists of following organs. ये कहाँ से कहाँ तक होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं. माउथ तो हो गया हमारा सबसे एंट्रेंस पॉइंट, जहाँ से फूड एंटर होता है. नाउ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू pharynx. माउथ से लेके pharynx. pharynx कहाँ होता है, हमारे थ्रॉट में होता है, गर्दन में होता है. मतलब माउथ से लेके pharynx तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बकल कैविटी बोलेंगे. इसमें कुछ कुछ ऑर्गन्स होता है, मीन्स बकल कैविटी में. फर्स्ट वन इज टंग, B teeth, C pharynx and D oesophagus. ये चारों के बारे में हम लोग जानते हैं, बट थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्कशन करेंगे. इसमें मेनली चार पार्ट होता है. किसमें, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं. इसमें चार एसोसिएटेड ऑर्गन्स होता है, सब ऑर्गन्स बोल सकते हैं. किसका, बकल कैविटी का सब ऑर्गन्स है ये. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस फोर. फर्स्ट वन इज टंग. व्हाट इज टंग. इट इज अ मस्कुलर. कैसा होता है ये, मस्कुलर होता है. हम लोग सब एक्सपीरियंस किए होंगे, हम लोग का जीभ कैसा होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है. मीन्स ये इसमें कहीं बोन्स नहीं होता है, ये फुल्ली एक मस्कुलर ऑर्गन्स है. मूवेबल, जिसको हम लोग मूव करा सकते हैं. एंड सेंसरी ऑर्गन. यस, टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन. टंग जो एक सेंसरी ऑर्गन है. हाउ कैन वी से दिस, वेरी सिंपल. टंग हम लोग को हॉटनेस या कोल्डनेस का फील करा सकता है. टंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को जज कर सकता है. दैट्स वाई इट इज अ सेंसरी ऑर्गन. इट्स मेन फंक्शन इज टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड. यस, इसका मेन फंक्शन क्या है, फूड का क्वालिटी को टेस्ट करना, कि जो हम लोग फूड खा रहे हैं वो कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है. इसको जज करने का काम किसका है, टंग का है. तो टंग का सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, इज टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड. एंड द सेकेंड फंक्शन इज मिक्सिंग फूड विथ saliva. Yes, this one is an also important function of tongue. ये क्या करता है, फूड को सैलिवा के साथ मिक्स करता है. यदि फूड अलग से चला जाए और सैलिवा अलग से चला जाए तो दिस वन विल बी डिफिकल्ट टू swallowed it. इसको निगलने में दिक्कत हो सकता है. इसीलिए ये जरूरी है कि फूड को स्वालो करने से पहले, उसको निगलने से पहले अच्छी तरीके से मिला लिया जाए. और ये मिलाने का फंक्शन कौन करता है, टंग करता है. इसका अनदर फंक्शन क्या हो गया, मिक्सिंग फूड विथ सैलिवा. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्वॉलोइंग. और ये स्वॉलोइंग के टाइम में भी हेल्प्स करता है. ये एक्चुअली टंग का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, हेल्प करता है स्वॉलोइंग में. कैसे, ये जब हम लोग फूड को अंदर स्वॉलो करते हैं तो ये जीभ जो है उसको पुश करता है, अंदर की ओर धकेलता है, जिससे फूड आसानी से हमारे ओएसोफेगस में चला जाए. तो इसको नोट्स करेंगे वन बाय वन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टीथ. अब हम लोग टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे. ये सेकेंड पॉइंट है, इसमें कुल 3 पॉइंट था. फर्स्ट पॉइंट टंग, जिसके बारे में
डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर कटिंग, च्यूइंग एंड क्रशिंग द फूड. यस, एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ. टीथ का फंक्शन क्या है सब जानते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या है? कट करना, फूड को कट करना, च्यूइंग करना, उसको चबाना, एंड क्रशिंग द फूड को क्रश करना, मतलब फाइनली उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, सो दैट इट कैन बी इजिली स्वॉलोड, ताकि वो आसानी से निकला जा सके. तो ये टीथ का फंक्शन था. टीथ होता कैसा है? टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स. टीथ कैसा होता है? एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसका काम ही क्या है? टीयर करना, फूड को च्यूई करना. दैट्स व्हाई इट्स प्रॉपर्टी इज टू हार्ड. इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है कि ये हार्ड होता है. नेक्स्ट, टीथ आर मेड अप ऑफ डेंटिन. टीथ किस चीज़ से बना होता है? डेंटिन से बना होता है. डेंटिन एक टाइप ऑफ सब्सटेंस है जिससे कि हमारा टीथ बना होता है. एक काफ़ी एक हार्ड सब्सटेंस होता है. नेक्स्ट, आउटर पार्ट ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय शाइनिंग सब्सटेंस कॉल्ड इनामिल. यस, जो हम लोग दांत का सबसे बाहर का परत देखते हैं, सबसे बाहर का लेयर देखते हैं, शाइनिंग लेयर, समहाउ वाइट कलर का जो होता है वो इनामिल होता है. ये इनामिल जो है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी. ये पूरे हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है. इवन दिस वन इज इवन मोर हार्डेस्ट देन द बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट होता है इनामिल. तो दिस वन इज एन एडवेंचरस थिंग. इसको माइंड करेंगे, नोट करके रखेंगे कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होता है? इनामिल. और कहाँ पाया जाता है ये? आउटसाइड दी या फिर आउटर लेयर ऑफ द इन आवर टीथ. हमारे टीथ के आउटर लेयर में ये पाया जाता है. नेक्स्ट, सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ओपन इनटू बकल कैविटी. हमारे पूरे बकल कैविटी में जो है वो 3 पेयर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड का. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड है क्या? एज फ्रॉम द नेम से ही कैसा लग रहा है? सैलिवा. जो सैलिवा को सिक्रेट करता हो ऐसा ग्लैंड, उसी को हम लोग सैलिवरी ग्लैंड बोलेंगे. ये टोटल हमारे बकल कैविटी में 3 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ओपन इनटू बकल कैविटी. यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन इनटू बकल कैविटी. इसका मतलब बकल कैविटी में आगे खुल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है. ओपन इनटू बकल कैविटी मतलब ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स जो है ये अपना सिक्रेशंस कहाँ पे फाइनली पोर करता है? बकल कैविटी में लाके पोर करता है. इसीलिए हम लिखते हैं ओपन इनटू बकल कैविटी. मतलब ये अपना फाइनल सिक्रेशन कहाँ पे जाके पोर करता है, डालता है? हमारे बकल कैविटी में. इसलिए बोलते हैं कि ओपन इनटू बकल कैविटी. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ सैलिवा इज पोर्ड इनटू बकल कैविटी एवरी डे. हम लोगों के बकल कैविटी में लगभग 1 to 1.5 मतलब 1 से 1.5 लीटर का सैलिवा जो है वो एवरी डे पर डे सीक्रेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड्स के मदद से लगभग 1 से 1.5 लीटर ऑफ सैलिवा को सीक्रेट किया जाता है एवरी डे, प्रत्येक दिन. नेक्स्ट, सैलिवा कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, वाटर, लाइसोजाइम एंड सैलिवरी एमिलीज. सैलिवा किस चीज़ का बना होता है? मेनली म्यूकस होता है, इसमें वाटर होता है, लाइसोजाइम होता है एंड सैलिवरी एमिलीज होता है. ये मेनली 4 तरह का कंस्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होता है. किस चीज़ में? सैलिवा में. नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ सैलिवा. सैलिवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी फॉर इजी क्रशिंग. यस, सैलिवा जो होता है इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है? समहाउ स्लिपरी होता है. और चूंकि इसमें वाटर होता है इसीलिए ये फूड को सॉफ्ट बना पाता है, ताकि हमारा टीथ इसको इजीली क्रश कर सके. ये क्या करता है? हमारा सैलिवा फूड को भिगो देता है ना, उसको सॉफ्ट बना देता है और स्लिपरी कर देता है, ताकि हमारा टीथ उसको इजीली क्रश कर सके. नेक्स्ट, सैलिवरी एमिलीज एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड कन्वर्ट देम इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन्स. वन थिंग हम लोग नोट डाउन करेंगे कि हमारा बकल कैविटी से ही डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे फूड जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें समहाउ जो कुछ भी स्टार्च होता है उसका डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ना होके कहाँ पे होता है? वो हमारे बकल कैविटी में ही उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. देखेंगे ये हमारा सैलिवरी एमिलीज जो है, जैसा कि हमने बताया था कि 4 तरह का कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है सैलिवा में: म्यूकस, वाटर, लाइसोजाइम एंड सैलिवरी एमिलीज.
तो ये सेलेवरी एमाइलेज का काम क्या होता है, ये हमारे स्टार्च को, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट देम इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रिन्स। ये माल्टोज और डेक्सट्रिन्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। अनदर नेम ऑफ माल्टोज इज स्वीट शुगर, है ना। वन थिंग, हम लोग एक चीज़ एक्सपीरियंस करते होंगे कभी, ओनली ब्रेड्स, अरे हम लोग चबा रहे हैं सिर्फ ब्रेड को फॉर अ लॉन्गर टाइम, कुछ देर तक के लिए सिर्फ ब्रेड को चबा रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का शुगर नहीं है, तो आफ्टर अ टाइम हम लोग क्या देखेंगे, इट टेस्ट सम स्वीटनेस इन दैट, उसमें कुछ स्वीटनेस आ जाता है। वो कहाँ से आता है, एक्चुअली वो स्वीटनेस उस ब्रेड में नहीं था, बल्कि उस ब्रेड में जो स्टार्च था और हमारे सैलिवा में जो सेलेवरी एमाइलेज था, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ और फाइनली ये स्टार्च किस चीज़ में कन्वर्टेड हो गया, हमारे माल्टोज एंड डेक्सट्रिन्स में। तो ये माल्टोज में जो कन्वर्ट हो गया, इसीलिए वो ब्रेड हम लोग को मीठा लग रहा था। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेलेवरी एमाइलेज? द मेन फंक्शन ऑफ सेलेवरी एमाइलेज इज दैट इट कन्वर्ट्स स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू द माल्टोज। ये कन्वर्ट करता है किस चीज़ को, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट था उसको फाइनली माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि फूड का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे बकल कैविटी से। किस चीज़ का डाइजेशन वहाँ पे होता है, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ये माल्टोज में। ये एक एज ए रिएक्शन हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। नाउ द फोर्थ वन इज फेरिंग्स। ये बकल कैविटी का लास्ट ऑर्गन्स फेरिंग्स है। क्या होता है फेरिंग्स? इट इज अ फनल शेप्ड कॉमन पासेज ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ये फनल शेप्ड का होता है। यस, फनल शेप्ड, उसके बारे में पहले बता चुके हैं। फनल शेप्ड कैसा होता है, जिसको हिंदी में टीप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि ऑयल वगैरह डालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये ऊपर में समहाउ थोड़ा वाइड इसका ज़्यादा होता है, नीचे साइड थोड़ा नैरो होता है, तो उसी शेप्ड का होता है, ये फनल शेप्ड का होता है। एंड वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, ये कॉमन पासेज होता है किसका, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एज वेल एज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। मतलब जो कुछ भी हम लोग खाते हैं और जो अपना नोज के थ्रू हम लोग एयर को इंटर कराते हैं, ये दोनों का ये कॉमन पासेज होता है। ये दोनों चीज रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वहाँ पे और डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हमारा जाता है, दोनों जाके एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है, जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। द नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ पुशिंग फूड इनटू एसोफेगस इज कॉल्ड स्वैलोइंग। फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ चला जाता है, ओइसोफेगस में जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए इसको पुश कराना पड़ता है, जो पुश कराने का काम फेरिंग्स करता है। तो द एक्ट ऑफ पुशिंग फूड इनटू ओइसोफेगस इज कॉल्ड स्वैलोइंग। स्वैलोइंग किसको बोलते हैं हम लोग, वो एक्ट जिसके थ्रू फूड को ओइसोफेगस में पुश किया जाता है, एंटर कराया जाता है। इसी एक्ट ऑफ पुशिंग फूड इनटू ओइसोफेगस, दैट इज कॉल्ड स्वैलोइंग। क्लियर है? ये हमारा फेरिंग्स बकल कैविटी का लास्ट ऑर्गन था। नाउ बकल कैविटी के बाद अब फूड कहाँ पे एंटर करता है, हमारे ओइसोफेगस में। थर्ड वन इज ओइसोफेगस। ये थर्ड ऑर्गन है हमारे एलिमेंट्री कैनल का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैसा होता है, इट इज ए नैरो मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स विद स्टोमक। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, सबसे पहले जानेंगे। ये हमारे फेरिंग से लेके, फूड अभी कहाँ था, फेरिंग्स में, अब आएगा ओइसोफेगस में, और ओइसोफेगस उसको कहाँ तक ले जाएगा, हमारे स्टोमक में। तो मतलब फेरिंग्स से लेके, फेरिंग्स कहाँ होता है, हमारे नेक के पास, वहाँ से लेके स्टोमक तक का जो पासिंग वे होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। ये नैरो मस्कुलर होता है, लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा नैरो होता है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और मस्कुलर ट्यूब होता है। यस, इसमें कोई भी बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें कहीं भी हड्डी नहीं होता है, ये पूरा एक मस्कुलर ट्यूब है, जो कि कहाँ से कहाँ तक अटैच करता है, फेरिंग से लेके स्टोमक तक को। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। वॉल ऑफ ओइसोफेगस सेक्रेट्स म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पासिंग फूड। इसका वॉल जो होता है उसमें म्यूकस सीक्रेट किया जाता है। म्यूकस जो होता है एक समहाउ स्लिपरी सब्सटेंस होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो फूड हमारे स्टोमक में जा रहा है थ्रू ओइसोफेगस, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना, मतलब उसको लुब्रिकेट करना, थोड़ा फिसलाहट भरा एक स्लिपरी रास्ता देना, ताकि आसानी से फूड जो है वो ओइसोफेगस के थ्रू स्टोमक में चला जाए। तो याद रखेंगे, वॉल ऑफ ओइसोफेगस सीक्रेट्स म्यूकस फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑफ पासिंग फूड। ये जो फूड पास कर रहा था उसके लुब्रिकेशन के लिए ये क्या करता है, म्यूकस को सीक्रेट करता है। कहाँ से सीक्रेट होता है,
from the wall of esophagus. Next, in esophagus, the food is pushed towards stomach by a wave of alternate contraction expansion called peristalsis. पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. ये एक तरह का एक्टिविटी होता है जो हमारे ओइसोफेगस में नहीं बल्कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है. ये पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ही फूड जो है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पास करता है, सर्कुलेट करता है. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो ये अपना जर्नी करता है, ये बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. एक तरह का ये मूवमेंट होता है, टाइप ऑफ मूवमेंट है. इसमें क्या होता है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इसको थोड़ा गौर करेंगे ये क्या है, ध्यान से. अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना. मतलब लगातार एक के बाद एक बार सिकुड़ा फिर फैला, सिकुड़ा फैला, इस तरह करके हमारे ओइसोफेगस में फूड जो है वो नीचे की ओर पुश किया जाता है. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस. याद रखेंगे. क्लियर है. ओइसोफेगस कहां से कहां तक होता है, ये हमारे फेरिंग्स के बाद फूड ओइसोफेगस में पास करता है और ओइसोफेगस फूड को कहां फाइनली पास करा देता है, बाय स्टोमक. ये स्टोमक को फूड प्रोवाइड करा देता है. नेक्स्ट, जब फूड स्टोमक में पहुंच जाता है तो नेक्स्ट क्या होता है देखेंगे. स्टोमक क्या होता है, इट इज ए लार्ज जे शेप मस्कुलर ऑर्गन विच लाइज जस्ट बिलो द डायफ्राम. एक ऐसा होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि जे शेप्ड का होता है. यस, जे शेप मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का जो जे होता है कुछ इस तरह, इस शेप का होता है ये हमारा स्टोमक. एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कहाँ लाई करता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम. व्हाट इज डायफ्राम, डायफ्राम क्या है, दिस वन इज अ न्यू वर्ड, नोट द न्यू वर्ड. इसके बारे में 9th में भी हम लोग पढ़े होंगे. डायफ्राम क्या है, ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन दोनों के बीच में एक एज अ वॉल काम करता है. इसी के ऊपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और जस्ट इसके नीचे ही हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन सिचुएटेड रहता है. तो दिस वन इज अ डायफ्राम. स्टोमक जो है वो डायफ्राम के ठीक नीचे लाई करता है. फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट इट्स पोजीशन, ये कहाँ पे होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, जे शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है विच लाइज जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे. नेक्स्ट, इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस. इसके पास बहुत सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है. कहाँ पे, स्टोमक में बहुत सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है. इसको याद रखेंगे. स्टोमक हैज अ लार्ज नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस. नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जूस कंटेंट्स मेनली, याद रखेंगे. अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे. गैस्ट्रिक जूस में मेनली 4 तरह का कंपोनेंट होता है. मतलब गैस्ट्रिक जूस में 4 तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है. फर्स्ट वन इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकंड वन इज पेप्सिन. थर्ड वन इज गैस्ट्रिक लाइपेज एंड द लास्ट दैट इज द फोर्थ वन इज रेनिन. याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ सीक्रेट होता है, स्टोमक में बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और ये गैस्ट्रिक जूस में मेनली 4 तरह का कंपोनेंट होता है प्रेजेंट, HCl, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड रेनिन. आगे हम लोग इन चारों के बारे में एक्सप्लेन में जानेंगे कि इनका क्या क्या फंक्शन है, व्हाट कंट्रीब्यूशन दे प्ले इन द डाइजेशन में ये क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में देखेंगे. एक नोट में इसको नोट डाउन करके लिखेंगे. इन चारों ये जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, इसमें ये दो पेप्सिन और रेनिन ये शुरुआती स्टेज में इनएक्टिव स्टेट्स में होता है. इसको एक्टिव करने के लिए HCl का जरूरत पड़ता है. जो हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन आवर स्टोमक, तो उसमें बताएंगे कि हाउ पेप्सिन एंड रेनिन आर सीक्रेटेड बाय देयर इनएक्टिव स्टेट्स. ये शुरुआती दौर में इनएक्टिव स्टेट्स में रहता है. इसका नाम क्या है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन. हमारा स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, उसमें पेप्सिनोजेन होता है और प्रोरेनिन होता है. पेप्सिन और रेनिन नहीं होता है, ध्यान से इसको समझेंगे. पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन सीक्रेट किया जाता है बाद में बाय द एक्शन ऑफ HCl. पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन एंड रेनिन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस 4 1 by 1. इसको नोट डाउन करेंगे. Now we will discuss the और 4 constituents of gastric juices. Gastric juices में 4 constituent था, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे.
one by one. So first one is HCl. Function of HCl in our stomach. हमारे स्टोमक में HCl का क्या रोल होता है उसको देखेंगे. मेनली बेसिकली ये 4 रोल्स होता है जो HCl प्ले करता है इन आवर स्टोमक. फर्स्ट वन इज इट सॉफ्टन्स द फूड. ये हमारे फूड को क्या करता है, सॉफ्ट करता है. क्योंकि HCl इज अ वेल नॉन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक टाइप ऑफ एसिड होता है, इसलिए ये क्या करता है, फूड को सॉफ्टन कर देता है. द सेकंड फंक्शन ऑफ HCl इज इट मेक्स द फूड एसिडिक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन. यस, पेप्सिन हम लोग पढ़े थे कि गैस्ट्रिक जूस का 4 मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, HCl, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लैपेज और रेनिन. इसमें से पेप्सिन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही अपना काम कर सकता है. तो पेप्सिन को एक्ट कराने के लिए, पेप्सिन को काम कराने के लिए उसको मीडियम कैसा चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए. इसके लिए HCl क्या करता है, वो पूरे फूड को कैसा मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक मीडियम में. ये इसका सेकेंड फंक्शन हो गया. इट मेक्स द फूड एसिडिक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन, ताकि पेप्सिन उस पर अच्छे से काम कर सके. नेक्स्ट, it kills the germs and bacteria present in the food. Yes, this one is also an important point. ये क्या करता है HCl as we have discussed, it is a type of acid. ये एक एसिड होता है और एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या करता है, किसी भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स को किल कर सकता है. तो जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें तरह तरह का जर्म्स और बैक्टीरिया हो सकता है, तो उसको मारना जरूरी है. तो उसको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है. तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, इट किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड. यदि कोई भी तरह का बैक्टीरिया या जर्म्स हमारे फूड में है और वो ऐसा फूड हमारे बॉडी में इंटर कर गया है, तो वो कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसलिए उसको HCl क्या करता है, किल कर देता है. नेक्स्ट, इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन इनटू एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन. पहले ये बताए थे कि गैस्ट्रिक जूस में जो सीक्रेट होता है पेप्सिन और रेनिन, वो एक्चुअल में पेप्सिन और रेनिन में ना सीक्रेट होके वो इनिशियली पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के फॉर्म में सीक्रेट होता है. इसको ये हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है. ये कोई भी तरह का एक्टिविटी नहीं कर सकता है, कोई भी तरह का फंक्शन नहीं कर सकता है. इसको फंक्शन करने के लिए इसको किस चीज़ में कन्वर्ट होना जरूरी है, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है. और इसको कन्वर्ट कराने में HCl एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये फोर्थ पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि HCl क्या करता है, HCl कन्वर्ट्स द इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन इनटू एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन. ठीक है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट कराना किसका काम होता है, HCl का काम होता है. तो ये 4 इम्पोर्टेंट फंक्शन था जो HCl प्ले करता है. इसको नोट डाउन करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है. सेकेंड, फंक्शन ऑफ पेप्सिन. पेप्सिन का काम क्या है देखेंगे. इट हाइड्रोलिसिस प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स. यस, पेप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को किस चीज में तोड़ देता है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में ये ब्रेक डाउन कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है, उसको तोड़ देता है. तो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन डाइजेशन में हम लोग को हेल्प करता है. तो फंक्शन ऑफ पेप्सिन में हम लोग एक इस तरह से इन आवर ओन राइटिंग हम लोग लिख सकते हैं, पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन डाइजेशन इन आवर स्टोमक. ये हमारे स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन का काम करता है. इसको अच्छे से लिखने के लिए इस तरह से लिखना है, इट हाइड्रोलिसिस प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स. ये प्रोटीन को किस चीज में तोड़ देता है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में. इसका एक ही फंक्शन था. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज. गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या फंक्शन है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इट पार्शियली ब्रेक डाउन फैट इनटू इट्स कंपोनेंट. ये क्या करता है, जनरली फैट जो एज अ फैट हम लोग खाते हैं, ऑयल हो गया, घी हो गया, इसमें फैट्स होता है. तो इसका डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज का होना जरूरी है, क्योंकि यही जो है वो ऑयल और घी में प्रेजेंट फैट्स को क्या करता है, उसके कंपोनेंट फॉर्म में उसको तोड़ देता है. ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू इट्स कंपोनेंट, उसको तोड़ देता है. गैस्ट्रिक लाइपेज इज एक्टिव इन इन्फेंट्स. ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो जनरली इन्फेंट्स में, इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी में ये एक्टिव होता है. नेक्स्ट,
फंक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन का क्या फंक्शन है देखेंगे। इट कडल्स द मिल्क बाय कन्वर्टिंग सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन केसिन इनटू इनसोल्यूबल प्रोटीन कॉल्ड पैराकेसिन। ये क्या करता है, ये मिल्क को कडल कर देता है। कडल्स करने का मतलब उसको थोड़ा सा थिक कर देता है, गाढ़ा बना देना, उसको जमा देना। यस, कडल्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जमाना। तो ये मिल्क को जमा देता है। कैसे जमाता है, क्योंकि मिल्क में जो सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन केसिन होता है, इसको इनसोल्यूबल प्रोटीन पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है, और इस कारण से मिल्क जो हमारा वो कडल्स हो जाता है, जम जाता है। मिल्क कैसे जमता है, बाय द एक्शन ऑफ रेनिन द सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसिन इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल प्रोटीन कॉल्ड पैराकेसिन। ये दूध का जो जमने का जो प्रोसेस होता है इनसाइड द स्टोमक, वो कैसे होता है, रेनिन क्या करता है, सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन केसिन को इनसोल्यूबल प्रोटीन पैराकेसिन में कन्वर्ट करा के ये मिल्क को इनसाइड द स्टोमक जमा देता है। क्यों जमाता है देखेंगे। एज अ रिजल्ट मिल्क स्टे इन स्टोमक फॉर लॉन्गर पीरियड, ताकि ये मिल्क इन्फेंट्स के स्टोमक में कुछ ज़्यादा देर तक के लिए रह सके। फॉर लॉन्गर पीरियड फॉर द पेप्सिन टू एक्ट ऑन इट, ताकि उस पर पेप्सिन अच्छे तरीके से काम कर सके। नहीं तो फिर क्या होगा, वो स्टोमक से आगे बढ़ जाएगा। इसको स्टोमक में रोक के रखने के लिए जमाना जरूरी है, ताकि उस पर पेप्सिन अच्छे तरीके से काम कर सके। तो दिस वाज द फंक्शन ऑफ रेनिन। याद रखेंगे, ये भी जनरली इन्फेंट्स में ही एक्टिव होता है रेनिन। वन बाय वन ये नोट डाउन करेंगे। नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस द ओवरऑल फंक्शन ऑफ स्टोमक। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था गैस्ट्रिक जूस का जो कंपोनेंट है उसका क्या फंक्शन था। अब स्टोमक का ओवरऑल क्या फंक्शन है उसको कलेक्टिवली एक साथ देखेंगे। फंक्शन ऑफ स्टोमक, फर्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एज अ चैम्बर फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ इंजेस्टेड फूड। यस, ये एज ए चैम्बर, एक जगह का काम करता है, जगह जैसा बिहेव करता है। किस चीज़ के लिए, जो फूड हम लोग इंजेस्ट किए हैं उसके लिए, उसको ठहरने के लिए, कुछ देर तक रुकने के लिए एज ए चैम्बर का ये काम करता है, एज ए चैम्बर फॉर टेम्पोररी स्टोरेज। ये स्टोमक जो है वो हमारा परमानेंट स्टोरेज ऑफ फूड नहीं होता है। परमानेंट स्टोरेज तो एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी नहीं होता है। फाइनली ये थ्रू एनस हमारे बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाता है, लेकिन एक टेम्पोररी स्टोरेज के जैसा ये बिहेव करता है। कुछ देर तक के लिए फूड जो है हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इन स्टोमक बाय द एक्शन ऑफ HCl द फूड इज डिसइंफेक्टेड। यस, हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया या जर्म्स रह सकता है, इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। वो गैस्ट्रिक जूस में जो HCl प्रेजेंट होता है वो हमारे फूड को क्या करता है, डिसइंफेक्टेड करता है। मतलब उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उससे उसको हटा देता है और उस फूड को क्या कर देता है, डिसइंफेक्टेड बना देता है। तो फंक्शन ऑफ स्टोमक में एक पॉइंट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, that in stomach the food is disinfected by the action of HCl present in the gastric juices. Next, stomach undergo churning movement. Yes, stomach में क्या होता है, churning movement होता है। churning movement क्या होता है, ये घूम घूम के, है ना, उलट पुलट के मिक्स कराता है। हम लोग कभी यदि खाली पेट रहते हैं और बहुत सारा यदि पानी पीते हैं तो एक आवाज़ पेट में होता है, पेट पे कान रख के उसको हम लोग सुन भी सकते हैं। तो ये चर्निंग मूवमेंट का साउंड होता है ना। ये क्या करता है, दिस मिक्सेस द फूड विथ गैस्ट्रिक जूसेस। जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है हमारे स्टोमक से वो फूड में अच्छी तरीके से मिक्स हो सके, इसीलिए हमारा स्टोमक क्या करता है, चर्निंग मूवमेंट करता है। एंड ऑल्सो ब्रेक्स लार्जर पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। और समहाउ यदि कोई फूड का बड़ा पीसेस यदि हम लोग स्वालो कर गए हैं तो उसको वहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया जाता है बाय द चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग प्रोसेस से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो ये भी स्टमक का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था, क्या है कि ये चर्निंग मूवमेंट करता है और चर्निंग मूवमेंट के थ्रू ये फूड को गैस्ट्रिक जूस से अच्छी तरीके से मिला सकता है और स्मॉल पीसेस ऑफ फूड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। नेक्स्ट, इन स्टमक फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यस, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रिक जूस में मेनली 4 कंपोनेंट होता है और ये चारों कंपोनेंट कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टोमक इज द साइट फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। यस, स्टोमक जो है वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड का एक साइट के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब का इनिशियल डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो एक पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमक में
कि फूड इज partially digested by the action of gastric juice in stomach. Next, in stomach some soluble component like glucose, alcohol, drugs, minerals are absorbed. Yes, इसके पहले जो हम लोग ये चारों पॉइंट पढ़े थे इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका था. दिस वन इज अ न्यू पॉइंट. इसमें क्या है कि स्टोमक में भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है. कुछ कुछ सोल्यूबल कंपोनेंट को हमारा स्टोमक ही एब्जॉर्ब कर सकता है. ऐसे तो एब्जॉर्प्शन का काम विली के द्वारा किया जाता है, उसको आगे बढ़ाएंगे. लेकिन अभी जान लेते हैं कि स्टोमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है. सारी चीज़ों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली सम सोल्यूबल कंपोनेंट लाइक ग्लूकोज, एल्कोहल, ड्रग्स एंड मिनरल्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे स्टोमक में ही हो जाता है. ग्लूकोज, इसीलिए ग्लूकोज को लेते ही, ग्लूकोज को खाते ही, ग्लूकोज जनरली हम लोग एज अ ड्रिंक पीते हैं. तो इसको इसीलिए पिया जाता है कि ताकि इसको पीने के बाद तुरंत हम लोग को इंस्टेंट इसका एनर्जी मिल सके. तो वो इसलिए मिल पाता है क्योंकि ग्लूकोज का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्टोमक में ही हो जाता है. उसको आगे जाके विली से एब्जॉर्ब होके वो हमारे बॉडी में नहीं जाता है, बल्कि स्टोमक में ही उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है. जस्ट लाइक ग्लूकोज, एल्कोहल, ड्रग्स, मिनरल्स, ये सारा कुछ. जैसे एल्कोहल पीने के बाद थोड़ा देर के बाद ही वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली स्टोमक में ही हो जाता है. तो हम लोग कह सकते हैं स्टोमक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम सोल्यूबल कंपोनेंट लाइक ग्लूकोज, एल्कोहल, ड्रग्स एंड मिनरल्स. नेक्स्ट, partially digested food is allowed to pass into small intestine by pyloric valve of stomach. अब क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हो गया, थोड़ा बहुत जो एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब कर लिया. अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कहाँ पे भेज दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. किसके थ्रू? बाय द पाइलोरिक वेल्व. ये पाइलोरिक वेल्व का होता है, ये एक साइट ऑफ अटैचमेंट होता है जहाँ पे हमारा स्टोमक खत्म होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है. उस जगह पे एक वेल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पाइलोरिक वेल्व बोलते हैं. उसी वेल्व के बाद वो कहाँ पे भेज दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ये भी हमारे स्टोमक का एक फंक्शन में इंक्लूड था कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है बाय पाइलोरिक वेल्व. नेक्स्ट हम लोग एक नोट्स डाउन करके लिखेंगे. Excess secretion of HCl causes corrosion in the wall of stomach, which leads to a highly painful disease called peptic ulcers. Peptic ulcers का नाम हम लोग सब सुने होंगे. Peptic ulcers क्या है? ये एक डिजीज़ है, इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है पेट में. ये एक्चुअली होता कैसे है? हम लोग पढ़े थे गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl एक कंपोनेंट है. और HCl क्या है? वेल नोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. एंड वी ऑल नो दैट ऑल एसिड्स हैव a common phenomena of corrosion. उसमें corrosion का एक जनरल फिनोमिना होता है. जितना भी एसिड होता है वो सब हाईली कोरोजिव होता है. हाईली कोरोजिव कैसे होता है? इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम लोग कोई भी एसिड लेते हैं, HCl ले लिए, अब उसमें एक फ्रेश मेटल, कोई भी मेटल जो बिल्कुल फ्रेश है, उसमें थोड़ा सा भी कोरोजन नहीं है, यदि उसको हम लोग एसिड में डुबो के कुछ देर तक के लिए रखते हैं, बाहर निकालेंगे तो क्या देखेंगे? वो मेटल देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कितना साल वो बाहर में रखा हुआ था और पानी और हवा की वजह से उसमें कोरोजन हो गया है. तो ये हवा और पानी की वजह से नहीं, बल्कि उस एसिड का इफेक्ट के कारण उसमें इतना कोरोजन हुआ था. तो हमारे स्टोमक में भी जब HCl का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस सेक्रेशन जब पेट में हो जाता है इसका हमारे स्टोमक में, तो ये क्या करता है? स्टोमक का इनर लाइनिंग में कोरोजन करना शुरू करता है और एक तरह से कह सकते हैं उसके पूरे लेयर को इरोड ऑफ कर देता है, पूरे लेयर को साफ कर देता है. और इस तरीके से वहाँ पे वो एक लेयर ख़त्म कर देता है, जिसके कारण नेक्स्ट यदि फिर उसमें फूड गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है. इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर्स. व्हाट इज पेप्टिक अल्सर्स? इट इज़ अ हाईली पेनफुल डिजीज विच इज काउज्ड ड्यू टू द एक्सेस सेक्रेशन ऑफ HCl इन आवर स्टोमक. ये हमारे स्टोमक में जब हद से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में HCl सीक्रेट हो जाता है तब जाके ये डिजीज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर्स. सो दिस वन इज द फंक्शन ऑफ स्टोमक. वन बाय वन इसको नोट डाउन करेंगे.